नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के घर पर सीबीआई की दबिश। मंत्री फिरहाद हकीम और विधायक मदन मित्रा के घर पर ली गई तलाशी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में नगर निकाय द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच के सिलसिले में रविवार सुबह मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के आवास सहित 12 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। शहरी विकास और नगर निकाय मामलों के मंत्री हकीम कोलकाता के महापौर भी हैं। वह तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी संगठन में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों की एक टीम केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में हकीम के आवास पर पहुंची। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि सीबीआई के 2 अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तलाशी शुरू होते ही हकीम के समर्थक उनके घर के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीबीआई के एक दल ने पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के कामरहाटी के विधायक मित्रा के उत्तर 24 परगना जिले के भवानीपुर इलाके में स्थित आवास पर भी तलाशी ली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, ओबीसी पर राहुल गांधी का बयान सबके सामने, फेल हुए तो कर रहे हैं जाति की बात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो सब देश के सामने है। यूपीए सरकार के शासनकाल को भ्रष्टाचार का शासन करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनका नाम बदलकर अब इंडी गठबंधन कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने इंडी अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया है। उन्होंने इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी जेडीयू आरजेडी की ओर से कराई गई जाति गणना पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राहुल गांधी को लेकर कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उनकी ओर से किया गया था उसकी वजह से उनको अपनी लोकसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। उनका अहंकार इतना है कि अभी तक उन्होंने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी का फिर सत्ता में आना देश के लिए खतरा। केरल सीएम बोले, बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा, जिसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होगा। देश में एक समुदाय के गाय खाने पर उन्हें देश के दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है। इस वजह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर देश में विविधता को नष्ट कर इसे एक धर्म के लोगों का देश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को समान अधिकार हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, लेकिन इसे बदला जा रहा है। इसके चलते अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में डर है। वे 8 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कृषि ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सहकारी रजिस्ट्रों का होगा कंप्यूटरीकरण। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायतों तथा 13 राज्यों में क्रियाशील 1851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सशक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश के सभी पीएसईएस के कंप्यूटरीकरण की योजना की तर्ज पर एक राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 राज्यों के कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की सभी इकाइयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की तरह ही सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता पंजीयक के कार्यालयों का भी कंप्यूटरीकरण करने की योजना मंत्रालय ने बनाई है। योजना के लिए एक केंद्रीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू का गठन भी किया जाएगा, जो योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्य करेगा। योजना का कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास के हमले में 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत। भारत अपने स्टूडेंट से निकालेगा। हमास ने फ्राइडे पार्टी कर रहे दर्जनों लोगों को बंधक बनाया। जी हां दोस्तों, हमास और इजरायल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी है। इजरायल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 30 सैनिक मारे गए हैं। इजरायल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उनकी कार्रवाई में अब तक हमास के 400 लड़ाके मारे गए हैं और कई को पकड़ लिया गया है। जंग में अब तक 600 से ज्यादा इजरायलियों की मौत की खबर है। वहीं दोस्तों, इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 313 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें एक गर्भवती महिला और 20 बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने भी इजरायल के शकलोन अस्पताल पर भी रॉकेट दागे। वहीं भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सरकार इजरायल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजरायल में फंसे भारतीयों के मामले में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, मामले पर
पर सीधे पीएमओ रख रहा है नजर। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में इजराइल में मौजूद भारतीयों को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि उन्हें इजराइल में मौजूद भारतीयों के बारे में रात भर संदेश मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कार्यालय सीधे इस स्थिति की निगरानी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मुझे कल रात कई मैसेज मिले और हम पूरी रात काम कर रहे थे। भारत सरकार इजराइल में फंसे भारत के छात्रों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी पहले ही अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं और इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। हम इस हमले में मारे गए सभी लोगों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में पड़ सकती है हल्की फुहारें, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जानिए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज भी अलग अलग बना हुआ है। मैदानी इलाकों में जहां सर्दी ने अपनी आहट दे दी है, वहीं दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्से में अब भी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से साउथ वेस्ट मानसून की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से मानसून की वापसी हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम की बात करें तो यहां 10 अक्टूबर को हल्की बारिश देखने को मिली थी। वहीं अगले दिन भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों बाकी के दिनों में आसमान साफ रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रह सकता है। दोस्तों लौटता हुआ मानसून कुछ राज्यों को जरूर भिगाता हुआ जाएगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8 अक्टूबर को बारिश होने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण। एयरफोर्स चीफ ने कहा देना होगा नवाचार पर जोर वरना बन जाएंगे इतिहास। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना को रविवार को 10 अक्टूबर 2023 को अपना नया ध्वज मिल गया। भारतीय वायुसेना IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने प्रयागराज में वार्षिक वायुसेना दिवस परेड के दौरान नए ध्वज का अनावरण किया और नौसेना की तरह औपनिवेशिक अतीत का अंत करते हुए अपने ध्वज में बदलाव किया। यह एक ऐतिहासिक अवसर इसलिए भी था कि 72 वर्षों में पहली बार वायुसेना ने इस तरह का अभ्यास किया जहां जाबाजों ने जमकर करतब दिखलाए। नए ध्वज में ऊपरी दाएं कोने में अपने प्रतीक चिन्ह को शामिल किया है और इसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ है। इसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज में अशोक स्तंभ के नीचे एक हिमालय बाज भी दिखाया गया है जिसके पंख फैले हुए हैं, यानी वह पूरी परवाज में है। हिमालय बाज को हल्के नीले रंग से घेरा हुआ है। इसी के ठीक नीचे भारतीय वायुसेना और इसका आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। वायुसेना का आदर्श वाक्य श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गौरव के साथ आकाश को छुओ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिक्किम में आई बाढ़ का LIC ऑपरेशन पर असर नहीं, मरने वालों की तादाद 32 हुई। इनमें सेना के 9 जवान भी 100 अब भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, सिक्किम में 3 अक्टूबर को लहोनक झील में बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आई थी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलबे से अब तक 9 सैनिकों समेत 32 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी लापता 100 से अधिक लोगों की तलाश जारी है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि इस बाढ़ के बाद से अब 142 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें से 26 शव बरामद कर लिए जा चुके हैं। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण नुकसान का सटीक आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। उधर PIB के मुताबिक तिस्ता में आई बाढ़ से भारत चीन सीमा यानी कि LAC पर सेना के ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि दोस्तों सेना के कुछ कैंप्स बह गए हैं। बाढ़ के कारण सिंगताप के पास बुरडांग में रुके 23 सैनिक और 39 गाड़ियां पानी के साथ आए मलबे में दब गए या बह गए हैं। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने 41,870 लोगों को प्रभावित किया है।